भिखारी दिखने वाला दामाद निकला अरबपति। चिलचिलाती धूप में ध्रुव एकदम फटे पुराने कपड़े पहने हुए घरों में जाकर भीख मांग रहा था। 2 दिन से कुछ नहीं खाया मैंने, थोड़ा खाना मिलेगा क्या? अरे जा जा यहाँ से, सुबह सुबह आ जाते हैं, हट्टे खट्टे सांड जैसे दिखते हो। कहीं जाकर मजदूरी क्यों नहीं करते? अरे भाभी जी, ये आजकल के बहरूपिये हैं, काम चोर कहीं के। जिम जाने का पैसा है पर रोटी के लिए भीख मांग रहे हैं। बाबूजी, मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं करवाती, कोई बात नहीं। ध्रुव वहां से चला जाता है और एक अमीर घर के बाहर पहुंचता है। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अरे तुम जैसे लोग ही दिन में घर घर जाकर देखते हो कि कहां माल रखा है और रात में घरों में चोरी करते हो। अशोक जोर से ध्रुव को धक्का देता है। ध्रुव सीधे कीचड़ में जाकर गिरता है और उसके सिर में चोट लग जाती है। तभी प्राची वहां आती है। इंसान हो या जानवर, अगर खाना नहीं दे सकते तो धक्का देने का हक किसने दिया आपको? पैसों की गर्मी दिमाग पर चढ़ गई है क्या? अरे प्राची बेटा, ये चोर है। अशोक ये बोलकर घर के अंदर चला जाता है। प्राची ध्रुव को उठाती और साइड में बिठाती है। तुम्हारी उम्र क्या है और शरीर तो ऐसा है जैसे बाहुबली की शूटिंग से सीधे आ रहे हो, फिर ये भीख क्यों मांग रहे हो? कोई ढंग का काम कर लो ना। शौक से कोई भीख नहीं मांगता मैडम, ये भीख मांगना मेरी मजबूरी है। लो ये खा लो और हिम्मत मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। प्राची उसे खाना देकर वहां से चली जाती है। अगले दिन प्राची मंदिर से लौट रही थी, तभी उसकी नजर सामने बैठे ध्रुव पर पड़ती है। ध्रुव के पास 2 छोटे छोटे गरीब बच्चे बैठे हैं। ध्रुव उन्हें खाना दे रहा था। वाह रे दुनिया, यहाँ पेट भर जाने के बाद भी लोग किसी को एक दाना नहीं देते, और ये तो खुद भूखा है लेकिन अपने हिस्से का खाना बच्चों को खिला रहा है। जेब से भिखारी है लेकिन दिल से एकदम अंबानी है ये बंदा तो। प्राची खुश होकर वहां से चली जाती है। दोपहर का समय था। बाजार में ध्रुव खड़ा होकर लोगों से भीख मांग रहा था। तभी वहां 2 आवारा लड़के राहुल और विक्की आते हैं। अरे ओए ओए ओए, क्या बॉडी है गुरु, कौन सा प्रोटीन पाउडर खाता है रे तू भीख के पैसों से? अरे रोक, इसकी रील बनाते हैं, 6 पैक वाला भिखारी। अरे भाई, दो रातों रात वायरल हो जाएगा। तभी वहां प्राची आ जाती है। और तू रातों रात जेल जाएगा अगर तूने और बदतमीजी की तो। अरे मैडम, हम तो बस मजाक। तुम दोनों को शर्म नहीं आती इस तरह एक मजबूर आदमी का मजाक उड़ाते हुए? 9-11 हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस बुलाकर ऐसी धुलाई करवाऊंगी कि खुद को पहचान नहीं पाओगे। राहुल और विक्की वहां से चले जाते हैं। प्राची ध्रुव को चिप्स और जूस लाकर देती है। तुम सरवाइव कैसे करते हो यार इस शहर में? यहाँ तो कदम कदम पर लोग तुम्हारी बेइज्जती करते हैं। तुम्हें गुस्सा नहीं आता? गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन मैं क्या करूं, ये सब करना मेरी मजबूरी है। रात का समय हो जाता है। ध्रुव अपने टूटे फूटे घर में पहुंचता है। घर के अंदर ध्रुव की बहन रूही एक कोने में बैठकर रो रही थी। ध्रुव के माता पिता अवंतिका जी और राजशेखर जी भी बहुत उदास बैठे थे। अरे गुड़िया, तू रो मत, तू बस वो चेहरे याद कर, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ध्रुव रूही को शांत करके घर के बाहर आता है। वो इधर उधर देखता है और फिर अपनी जेब से एक महंगा फोन निकालता है। हेलो विक्रम, मुझे वो इन्वेस्टर्स की मीटिंग कल सुबह तक फाइनल चाहिए। ध्रुव फोन काट देता है और फिर घर के अंदर चला जाता है। अगले दिन दोपहर को ध्रुव खड़ा होकर भीख मांग रहा था। तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो गिरने ही वाला होता है कि तभी अरे खुद को संभालो। प्राची उसे पकड़कर छांव में ले जाती है। पागल हो क्या तुम? इस जानलेवा धूप में सड़क पर क्यों घूम रहे हो? क्या दिन भर बस यही करते रहते हो? मैडम, ऐसे ही घूमना पड़ता है, दिन भर तब जाकर कुछ खाने को मिलता है। अगर एक दिन भी नहीं घूमूंगा तो फिर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी है जिसने तुम्हारे जैसे इंसान का ये हाल कर दिया है, पर मैं भगवान से रोज प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारी जो भी तकलीफ हो वो बहुत जल्दी दूर हो जाए। रात का समय हो जाता है। प्राची अपने घर जा रही थी। तभी 3 आवारा लड़के उसका रास्ता रोक लेते हैं। ओए होए मैडम जी, आज इतनी रात को अकेली कहां जा रही हो? पीछे हट। प्राची बंटी की आंखों में स्प्रे मार देती है, लेकिन बाकी के 2 लड़के उसे धक्का दे देते हैं और प्राची जमीन पर गिर जाती है। बचाओ, कोई है, हेल्प मी। तभी ध्रुव वहां एक डंडा लेकर आता है और उन 3 आवारा लड़कों को वहां से भगा देता है। ध्रुव प्राची को उठाता है। प्राची के पैर में चोट लग गई थी। ध्रुव उसके पैर पर कपड़ा बांधता है। थैंक यू, आज अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने तो एकदम फिल्मी हीरो की तरह एंट्री मारी। हीरो तो पता नहीं मैडम,
पर मेरे पेट में इस वक्त चूहे एकदम प्रो कबड्डी खेल रहे हैं। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। देखो मेरे पास अच्छा खाना तो नहीं है, ये दिन में मांग कर लाया था, 2 सूखी रोटियां और थोड़ी सी सब्जी। अगर तुम्हें ये खाना पसंद आए तो आधा तुम खा लो, आधा मैं खा लेता हूँ। भूख के आगे क्या अच्छा क्या बुरा, लाओ दो। ध्रुव और प्राची एक साथ वो खाना खाते हैं और बातें करते हैं। अगले दिन प्राची के घर उसे देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। मनोहर जी, लड़की की शक्ल तो कुछ खास है नहीं, एकदम एवरेज है। हमारा सुमित तो दुबई में जॉब करता है। खैर हम एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 20 लाख नकद और एक बढ़िया एसयूवी गाड़ी तो आपको देनी ही पड़ेगी, तब हम रिश्ता पक्का करेंगे। 1 मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हैं? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रहे हो आप लोग? अरे प्राची चुप कर। क्यों चुप करूं माँ? अंकल जी, अगर आपको भीख ही मांगना है तो चौराहे पर जाकर मांगो, मेरे घर में क्या कर रहे हो? मनोहर, अपनी इस बदतमीज लड़की को संभालो, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारी ही सड़ेगी। रमेश वहां से चला जाता है। अरे नाक कटवा दी तूने, एकदम इज्जत का फालूदा कर दिया मोहल्ले में। पापा वो मुझे खरीद रहे थे, आप कैसे मुझे ऐसे लालची लोगों के घर भेज रहे हैं? अरे चुप, तूने ये वाला रिश्ता तो अपने एटीट्यूड में ठुकरा दिया ना। अब सुन ले मेरा फैसला, कल सुबह एक और रिश्ता आ रहा है। लड़का 42 साल का है, पर पैसा बहुत है। अब तेरी शादी उसी अधेड़ उम्र वाले से होगी। अरे जी 24 साल की है हमारी बच्ची अभी। कल को किसी के साथ भाग गई तो मुंह दिखाने लायक नहीं बचूंगा। अब इसकी शादी होकर रहेगी, चाहे ये रोए या अपना सिर फोड़े। प्राची दुखी होकर वहां से चली जाती है। तभी ध्रुव उसके पास आता है। अरे देवा, ये क्या देख रहा हूं? मेरी सुपर वुमन आज कैसे रो रही है? अरे क्या हुआ? क्यों तुम्हारी आंखों से गंगा जमुना बह रही है? प्लीज यार, मेरा मूड बहुत खराब है, मुझे अभी कोई कॉमेडी नहीं सुननी है। अरे मैडम, जिंदगी में वैसे ही बहुत सारे लोचे हैं, ऐसे देवदास वाली शक्ल बनाओगी तो बीपी हाई हो जाएगा। स्माइल करो ना, मुन्ना भाई की तरह, एकदम टेंशन फ्री। यार तुम कैसे इंसान हो? तुम्हारे पास ना घर है, ना पैसा, ना अच्छे कपड़े, फिर भी तुम अपनी लाइफ में इतने खुश हो। एक मैं हूँ जिसके पास सब कुछ होकर भी मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। खुशी बैंक बैलेंस में नहीं, दिल में होती है मैडम। सब ठीक हो जाएगा, बस मुस्कुराते रहो। अगला दिन प्राची के घर में 42 साल का एक आदमी राकेश बैठा हुआ था। मनोहर जी, लड़की तो मुझे एकदम पसंद है, कहिए तो अगले हफ्ते ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवा दूं। जी जी बिल्कुल, इससे अच्छी बात और क्या है। रुक जाइए पापा, मैं इस अंकल से शादी नहीं कर सकती। प्राची, दिमाग खराब हो गया है तेरा? हो गया है, क्योंकि मैं पहले से ही किसी लड़के से प्यार करती हूँ। मेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है और मैं उसी से शादी करूंगी। अरे बाप रे, ये लड़की तो बहुत चालू है, भाई हमें नहीं करनी इससे शादी। राकेश वहां से चला जाता है। क्या बकवास कर रही है तू? कौन है वो? चल अभी बुला कर ला उसे, आज मैं भी तो देखूं कौन है तेरा मजनू। प्राची चौराहे पर आती है। ध्रुव वहां बैठा कुछ खा रहा था। मेरी इज्जत का पूरा फलूदा होने वाला है। प्लीज बस 10 मिनट के लिए तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर लो, वरना मेरे पापा मेरी शादी एक बुढ़े से कर देंगे। क्या? मैडम, मैं भिखारी हूँ, मैं ये सब कैसे? प्लीज यार, तुमने मेरी जान बचाई थी, आज फिर मेरी जिंदगी बचा लो। बस नाटक करना है, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ध्रुव तैयार हो जाता है और प्राची के साथ उसके घर पहुंचता है। ये सड़क छाप भिखारी है, तू पागल हो गई है क्या? अगर तू इससे शादी करेगी तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ पापा, ये भिखारी है लेकिन दिल का बहुत साफ है और मैं इसी से शादी करूंगी। आप लोग मुझे रोक नहीं पाएंगे। प्राची ध्रुव को लेकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। बड़ी लैला मजनू बन रही थी ना तो उस भिखारी के साथ, अब बता कब कर रही है उससे शादी? सुन ले प्राची, अगर तू बचने के लिए हमसे झूठ बोल रही है ना तो कान खोल कर सुन ले। अगर तूने उस भिखारी से शादी नहीं की तो मैं तेरी शादी कहीं और करवा दूंगा। अरे आप लोग मुझे चैलेंज कर रहे हैं? ठीक है, मैं उसी से शादी करूंगी, आप लोग बस देखते जाइए। प्राची सीधे ध्रुव के पास जाती है। ध्रुव, मैंने सोचा था कि मैं सिर्फ नाटक कर रही हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि तुम कितने हेल्पफुल और अच्छे इंसान हो। मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। अरे पागल हो गई हो तुम प्राची? मैं एक सड़कों पर धक्के खाने वाला भिखारी हूँ और तुम एक अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की हो। हमारा कोई मैच नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तुम्हारे हालात अभी खराब है पर कोई अपाहिज थोड़ी हो। शादी के बाद तुम कोई छोटा मोटा काम कर लेना, मैं ट्यूशन पढ़ाकर सपोर्ट करूंगी। हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। ध्रुव, तुम मेरे लिए एकदम बेस्ट हो।
नहीं प्राची, तुम नहीं जानती कि तुम किस दलदल में। अगर तुमने मना किया तो मेरे पापा मुझे उस 42 साल के बुड्ढे के गले में बांध देंगे। अगर उससे मेरी शादी हो गई तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम्हें एक भिखारी के साथ अपनी जिंदगी बिताने में कोई शर्म नहीं है तो मुझे भी मंजूर है। कुछ दिनों बाद एक छोटे से मंदिर में प्राची और ध्रुव की शादी हो जाती है। रात का समय था। प्राची ध्रुव के घर आती है। ध्रुव के घर की हालत बहुत खराब थी। बहू, आज घर में सब्जी नहीं थी, तू इसी से काम चला ले बेटा। अरे कोई बात नहीं माँ जी। कुछ समय बीत जाता है। सब सो चुके थे लेकिन प्राची को नींद नहीं आ रही थी। हे भगवान, ये मच्छर है, ये ड्रैकुला, खून की नदियां बहा दी मेरी। और एक ये है, कुंभकर्ण की तरह से खराटे ले रहे जैसे किसी 5 स्टार होटल के गद्दे में सो रहे हो। अगले दिन ध्रुव सड़क पर खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहा था। प्राची भी उसके साथ थी। अरे शर्मा जी देखो, मार्केट में एकदम नया भिखारी कपल आया है। क्या बात है, एकदम रब ने बना दी जोड़ी। समय बीत जाता है। प्राची शाम को घर आकर घर की अच्छे से साफ सफाई करती है और घर चमकने लगता है। चलो अब जाकर ये खंडर थोड़ा इंसानों के रहने लायक लग रहा है। तभी प्राची की नजर कोने में रखे एक बहुत पुराने बक्से पर पड़ती है। अरे इसकी तो मैंने सफाई ही नहीं की, देखती हूँ इसके अंदर क्या कबाड़ा भरा है। प्राची जैसे उस बक्से के पास जाती है, ध्रुव रोक देता है। अरे रुक जाओ प्राची, उस बक्से को खोलने की जरूरत नहीं है। क्यों, ऐसा क्या रखा है इसके अंदर? कोई नूर का हीरा छुपा कर रखा है क्या? अरे नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं है, तुम उसे वैसे ही छोड़ दो। प्राची को ध्रुव का यह बर्ताव बहुत अजीब लगता है। अगले दिन सुबह प्राची सभी घर वालों के कपड़े रख रही थी। चीज शर्ट में तो इतने छेद है कि समझ नहीं आ रहा ये शर्ट है या चाय छानने वाली छन्नी। तभी प्राची उस शर्ट पर लगे हुए टैग को देखती है। ओह माय गॉड, ये क्या है? इस कंपनी के कपड़े तो 50-50 हजार के आते हैं। इन भिखारियों के पास से ये कहां से आ गए? अरे हाँ, हो सकता है किसी बहुत बड़े अमीर आदमी ने इन्हें ये कपड़े दान में दे दिए हो। रात का समय हो जाता है। प्राची सो रही थी। अचानक वो उठती है और देखती है कि घर से बाहर ध्रुव और रूही खड़े हैं। रूही, ध्यान से देख, क्या इन दोनों में से कोई था? याद कर। नहीं नहीं भैया, ये वो नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अंदर जाना है। ये रात के 2 बजे भाई बहन मिलकर कौन सा गेम खेल रहे हैं? दाल में कुछ काला है। प्राची वापस सो जाती है। अगले दिन घर में कोई नहीं था। रूही कोने में बैठकर रो रही थी। प्राची उसके पास आती है। क्या बात है नन्नत जी, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं देख रही हूँ कि आप हमेशा ऐसे ही डरी डरी रहती है। आप मुझे बता सकते हैं क्या परेशानी है? रूही कुछ नहीं बोलती। तभी प्राची की नजर रूही की कलाई पर जाती है। वहां नस काटने के निशान थे। हे भगवान, कलाई पर निशान कैसे? क्या आपने सुसाइड करने की कोशिश की थी? रूही, आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जो आपने अपनी जान देने की कोशिश की? छोड़िए मुझे, आप मेरे मामलों में मत पड़िए भाभी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। रूही रोते हुए वहां से चली जाती है। रात का समय हो जाता है। प्राची ध्रुव से बात कर रही थी। ध्रुव, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है कि नन्नत जी को आखिर हुआ क्या है? वो इस तरह डिप्रेस क्यों रहती है? अरे कुछ नहीं हुआ है रूही को। तुम भी ना प्राची बिना बात के टेंशन ले लेती हो। बस थोड़ी कमजोर है वो। ध्रुव, आज मैंने खुद अपनी आंखों से उनके हाथ पर कटने के निशान देखे। साफ पता चला कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। आप उसे जरूर कोई छुपा रहे हैं। अरे नहीं प्राची, तुम तो एकदम सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन की तरह दिमाग दौड़ाने लगी। अरे सुसाइड कुछ नहीं है। वो बचपन में खेलते वक्त उसे एक बड़ा सा कांच लग गया था, उसी का निशान है। मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो छुपा रहे हैं आप मुझसे। कुछ समय बीत जाता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। प्राची को प्यास लगती है और वो पानी पीने के लिए उठती है। वो देखती है कि घर के बाहर ध्रुव और रूही खड़े हैं। रूही बहुत ज्यादा रो रही थी। तू रो मत मेरी बच्ची, हम लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। हे भगवान, ये दोनों आधी रात को कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। प्राची चुपचाप वापस आकर सो जाती है। अगली सुबह प्राची घर की साफ सफाई कर रही थी। तभी घर की एक ऊंची अलमारी से पैसों की गड्डी गिरती है। बाप रे बाप, इतने सारे पैसे! तभी अवंतिका जी हड़बड़ाते हुए वहां आती हैं और वो जल्दी से पैसों की गड्डी उठा लेती हैं। माँ जी, ये पैसों की गड्डियां कहाँ से आई? इतने पैसे तो आप लोगों के पास कैसे आए? अरे बहू, तू भी ना एकदम पगली है। ये असली पैसे थोड़ी हैं, ये तो वो बच्चों के खेलने वाले नकली नोट हैं। तेरे पति को किसी ने ये नकली नोट की गड्डी देकर पागल बना दिया था। और वैसे भी हम भिखारियों के पास असली पैसों की गड्डियां कहाँ से आएंगी? वाह माँ जी वाह, गांधी जी की फोटो वाले असली नोटों को नकली बता रही हैं। माँ जी से तो झूठ भी ढंग से नहीं बोला जा रहा।
अवंतिका जी वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो जाता है। लेटी हुई थी लेकिन आज वो सोई नहीं थी। वो बस आंखें बंद करके सोने की एक्टिंग कर रही थी। कुछ समय बाद ध्रुव धीरे से उठता है, प्राची को देखता है और चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। प्राची तुरंत उठती है। इतनी रात को ध्रुव घर से बाहर क्या कर रहा है? लगता है किसी का इंतजार कर रहा है, लेकिन किसका? कुछ समय वहां एक चमचमाती हुई काली कार आकर रुकती है। कार से 2 सूट बूट पहने हुए आदमी निकलते हैं। सर, मीटिंग के लिए सब रेडी है। सर, बस 1 मिनट, आपका हेयर स्टाइल सेट कर दो। अरे जल्दी करो, मुझे लेट होना पसंद नहीं है। ध्रुव कार में बैठता है और वहां से चला जाता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? मेरा पति जो दिन में 10-10 रुपए की भीख मांगता है, वो रात को एकदम केजीएफ के रॉकी भाई की तरह लग्जरी कार में घूम रहा है। ये हो क्या रहा है? कहीं मुझे कोई इल्यूजन तो नहीं हो रहा है? नहीं, वो कार एकदम असली थी। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन दोपहर का समय था। घर में प्राची और रूही अकेली थी। रूही एक कोने में बैठी हुई रो रही थी और हड़बड़ा रही थी। छोड़ दो मुझे प्लीज, मुझे वो खाना मत खिलाओ, उसमें बहुत ज्यादा मिर्ची है, मेरा गला जल रहा है। प्लीज मुझे पानी दे दो, मुझे अंधेरे से डर लगता है, जाने दो मुझे। रूही, कोई नहीं है यहाँ, मैं तुम्हारी भाभी। क्या हुआ तुम्हें? प्राची जल्दी से रूही को पानी पिलाती है। हे भगवान, इसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि इसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। आखिर क्या हुआ था मेरी ननद के साथ, और ध्रुव मुझसे ये सब क्यों छुपा रहा है? कुछ समय बीत जाता है। रात के 12 बज चुके थे। ध्रुव उठता है और बाहर निकल जाता है। प्राची तुरंत उसके पीछे पीछे घर से बाहर जाती है। ध्रुव कार में बैठता है और कार वहां से चली जाती है। प्राची जल्दी जल्दी उस कार का पीछा करती है। कार एक बड़े होटल के सामने रुकती है और ध्रुव होटल के अंदर चला जाता है। इतना बड़ा होटल? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस शहर में इतनी बड़ी जगह भी है। और मेरा पति जो दिन में फटे कपड़े पहनकर चौराहे में धक्के खाता है, वो इस 5 स्टार होटल में क्या करने गया है? अब मुझे सब कुछ पता करना ही होगा। प्राची वहां से चली जाती है। दोपहर का समय हो जाता है। घर में राजशेखर जी और अवंतिका जी बहुत सीरियस होकर किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे। तभी प्राची वहां आ जाती है। मुझे तो डर लग रहा है जी, कहीं उन दरिंदों को पता चल गया तो हमारी बच्ची का क्या होगा? शांत रहो, ध्रुव सब संभाल लेगा। क्या संभाल लेंगे ध्रुव? और आप दोनों किस दरिंदे की बात कर रहे हैं? अरे बहू, दरिंदा नहीं, हम तो दरिद्रता की बात कर रहे थे। या गरीबी भी किसी दरिंदे से कम थोड़ी है। हम तो बस सोच रहे थे कि इस दलदल से कैसे बाहर निकले। कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी में, पर क्या करें, किस्मत ने ऐसा ब्रेक मारा है कि गाड़ी किसी मोहल्ले में फंस कर रह गई है। दरिंदा और दरिद्रता में बहुत फर्क है। मैंने दरिंदा ही सुना था, और मेरे कान खराब तो नहीं। ये लोग पक्का कुछ छुपा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी पता लगा कर ही रहूंगी। रात का समय हो जाता है। प्राची सोने की एक्टिंग कर रही थी। तभी ध्रुव उठता है और घर के बाहर जाता है। बाहर 2 चमचमाती हुई गाड़ियां खड़ी थी और बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी बाहर खड़े थे। तो बहुत बड़ी डील है, अगर ये फाइनल हो गई तो हमारा करोड़ का फायदा हो जाएगा। समीर, ये डील जरूर फाइनल होगी। ध्रुव अच्छे कपड़े पहनता है और वो वापस घर में आता है और धीमे से उस लोहे के बक्से के पास जाता है। ध्रुव बक्सा खोलता है। बक्से के अंदर बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। ध्रुव एक सूटकेस में कुछ पैसे लेकर वहां से चला जाता है। बाप रे, उस कबाड़ बक्से में तो कुबेर का खजाना भरा है। आज तो मैं इसका पीछा करके रहूंगी। प्राची जल्दी से ध्रुव की कार का पीछा करती है। कार एक बड़े से होटल के सामने रुकती है और ध्रुव तुरंत अंदर चला जाता है। प्राची भी अंदर चली जाती है। ध्रुव एक कमरे के अंदर कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रहा था। तभी प्राची उस कमरे में आ जाती है। तो ये चल रहा है यहाँ, दिन में 10-10 रुपए की भीख और रात में 5 स्टार होटल में अय्याशी। माफ करना आप लोग, लेकिन आज हम ये डील नहीं कर सकते। आप लोग यहाँ से चाहिए। समीर, इन लोगों को बाहर ले जाओ। समीर सभी लोगों को उस कमरे से बाहर ले जाता है। क्या ये सब ध्रुव? तुम्हारे इतने पैसे हैं, बॉडीगार्ड से, फिर तुम और तुम्हारा परिवार उस टूटे हुए घर में क्यों सड़ रहे हो? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे शांत हो जाओ प्राची। हाँ, ये सच है, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं और मेरी फैमिली इस शहर की सबसे अमीर और अरबपति फैमिली है। हमारी करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरबपति हो तो फिर भीख क्यों मांगते हो? ये सब एक मजबूरी है प्राची। आज से 2 साल पहले मेरी छोटी बहन रूही को कुछ लोकल गुंडों ने किडनैप कर लिया था। उन दरिंदों ने उसे 2 महीने तक एक अंधेरे कमरे में कैद रखा। वो लोग उसे खाने में सिर्फ मिर्ची वाला खाना देते थे और दिन भर में बस 1 गिलास पानी। हमने उसे करोड़ों की फिरौती दी, फिर भी उन्होंने रूही को नहीं छोड़ा।
एक दिन रूही जान बचाकर वहां से भाग निकली, पर उस दिन के बाद से मेरी बिंदास और मस्त रहने वाली बहन एक जिंदा लाश बन गई। वो डिप्रेशन में चली गई। उसने कई बार अपने आप को खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बच गई। कहानी 2 साल पीछे जाती है। एक बहुत बड़ा और आलीशान घर में रूही एक कोने में डरी बैठी रो रही है। राजशेखर जी और अवंतिका जी बहुत दुखी बैठे हैं। ध्रुव बहुत गुस्से में खड़ा है। पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है। रूही मेरी बच्ची, क्या तू उन लोगों को दोबारा देखेगी तो पहचान लेगी? हाँ भैया, पर वो लोग बहुत खतरनाक है। पुलिस हमारी हेल्प नहीं करेगी, वो लोग हमें मार डालेंगे। पुलिस की जरूरत भी नहीं है। मुझे पता चल गया है कि वो किस इलाके के हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चली। लेकिन ये सब मैं पता कर लूंगा। मैं कसम खाता हूँ रोहित, जब तक मैं उन गुंडों को ढूंढकर कड़ी सजा नहीं दिलवा दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हम उसी इलाके में भिखारी बनकर रहेंगे। उससे हमारी असली पहचान भी छुपी रहेगी और कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। और मैं घर घर जाकर उन दरिंदों को ढूंढ निकालूंगा। प्राची ये सब सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। तुम कितने बड़े इडियट हो ध्रुव। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? मैं तो तुम्हें सच में अपना मान चुकी थी। मैं तुम पर खुद से ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। मैं बस तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मुझे डर था कि कहीं उन गुंडों को हमारे रिश्ते का पता चल गया तो वो तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं अपनी फैमिली को बचाने के चक्कर में तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने तो ये सब नहीं बताया। अरे मैं कोई कांच की गुड़िया नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। अब मुझे सब पता चल गया है। अब देखना हम मिलकर कैसे उन गुंडों की बैंड बजाते हैं। अगले दिन ध्रुव अपनी लग्जरी कार में प्राची को लेकर अपने असली घर में आता है। प्राची ने एकदम डिजाइनर साड़ी पहनी थी। डाइनिंग टेबल पर बहुत सारा खाना रखा हुआ था। राजशेखर जी, अवंतिका जी और रूही ने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे। बहू माफ करना, तुझे हमारे चक्कर में उस छोटे घर में परेशानी झेलनी पड़ी और लोगों के ताने सुनने पड़े। अरे कोई बात नहीं माँ जी। प्राची देखती है कि रूही बहुत उदास है। प्राची जाकर उसके पास बैठ जाती है। रूही, तुम्हें पता है एक बार मेरे पापा ने मुझे मेले में ना एक 500 का नोट दिलवाया था। मैंने उसे जाकर गोलगप्पे वाले को दे दिया और उसने मुझे 20 गोलगप्पे खिलाए और ऊपर से 450 रुपए छुट्टे भी दे दिए। प्राची और बाकी सब जोर से हंसते हैं, लेकिन रूही नहीं हंसती। प्राची और 1-2 जोक सुनाती है, लेकिन रूही नहीं हंसती। हे भगवान, ये डिप्रेस है। मेरी जोक्स वाली संजीवनी बूटी भी काम नहीं कर रही है। रात का समय हो जाता है। प्राची और ध्रुव अपने बेडरूम में थे। उनका कमरा बहुत बड़ा था। ध्रुव, आपका ये रूम तो मेरे पूरे घर से भी बड़ा है। हाँ प्राची, घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन मेरी बहन की खुशी और उसके चेहरे से जब से हंसी गायब हुई है तब से कुछ अच्छा नहीं लगता। आप टेंशन मत लीजिए ध्रुव, ये प्राची का वादा है आपसे। मैं ननद जी को न सिर्फ हंसाऊंगी बल्कि उन्हें इस घुटन भरे डिप्रेशन से खींच कर बाहर लाऊंगी। उन्हें कोई दवाई नहीं, एक दोस्त चाहिए। आप बस देखते जाइए कल से ये प्राची कैसे अपना ऑपरेशन स्माइल शुरू करती है। अगले दिन पूरी फैमिली एक बीच पर घूमने जाती है। प्राची ने एक बहुत अच्छी ड्रेस पहनी थी जो ध्रुव ने उसके लिए ऑनलाइन मंगवाई थी। सभी एंजॉय कर रहे थे। प्राची ध्रुव के साथ फोटो क्लिक करवा रही थी। अरे थोड़ा स्माइल तो करो, एकदम पठान वाले शाहरुख खान लग रहे हो आज। सच में मैंने तो सपने में भी ऐसी लाइफ नहीं सोची थी। एकदम जन्नत है ये। और तुम भी किसी दीपिका पादुकोण से कम नहीं लग रही हो मेरी लेडी डॉन। सब एंजॉय कर रहे थे, लेकिन रूही सबसे दूर खड़ी थी। अरे रूही, वहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? ननद जी इधर आओ ना, चलो साथ में डांस करते हैं। प्राची रूही के पास जाती है, लेकिन रूही वहां से चली जाती है। रूही के साथ जो हुआ उसे इतनी आसानी से वो नहीं भूल सकती। कुछ तो ऐसा करना होगा कि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाए, नहीं तो ये डिप्रेशन उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगले दिन प्राची घर में अकेले घूम रही थी। ओह माय गॉड, ये किचन है या कोई 5 स्टार होटल? वो कहावत है ना कि ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और भगवान ने मुझे छप्पड़ फाड़ के ही दे दिया। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपने पति को भिखारी समझती थी, लेकिन वो तो अरबपति निकला। पर इतना बड़ा घर है, लेकिन तब भी सब खुश नहीं है, क्योंकि घर की बेटी खुश नहीं है। मुझे भी कुछ भी करके रूही को ठीक करना ही होगा। सभी लोग तभी खुश होंगे। रात को प्राची एक बहुत बड़ा टेडी बियर और एक लकड़ी का डंडा लेकर रूही के कमरे में जाती है। रूही उठो, बहुत हो गया ये कोने में छुप कर रोना। भाभी ये सब क्या है? सोचो, ये टेडी बियर कोई खिलौना नहीं है। ये वही दरिंदा गुंडा है जिसने तुम्हें 2 महीने तक अंधेरे कमरे में भूखा रखा था, जिसने तुम्हें दर्द दिया था। ये तुम्हारे सामने खड़ा है। रूही, निकालो अपनी सारी भड़ास, मारो इसे। नहीं भाभी, मैं ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? वो लोग तुम्हें टॉर्चर कर रहे थे और तुम चुपचाप सह रही थी। मारो इस जानवर को रूही। अगर आज तुमने इस पर अपना गुस्सा नहीं निकाला तो तुम जिंदगी भर ऐसे ही डर डर के मरोगी। मारो इसे।
प्राची की बातें सुनकर रूही को गुस्सा आ जाता है और वो उस टेडी बियर को डंडे से बहुत मारती है और जोर जोर से रोने लगती है। मुझे नहीं खाना वो मिर्च मसाला वाला खाना, मैं तुझे जान से मार दूंगी, तू आज नहीं बचेगा मुझसे। रूही टेडी बियर को बुरी तरह से पीटती है। भाभी मैं क्या करूं, मैं उन दोनों को भुला नहीं पा रही हूँ। जब मैं वहां कहती, मुझे आज भी जब उनकी शक्ल याद आती है तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। भाभी उन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया था। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ, लेकिन तूने आज अपना डर बाहर निकाल लिया है। अब हम नहीं डरेंगे, अब हम उन्हें डराएंगे। तू उन्हें डायरेक्ट सामने से पहचानने में डर तो नहीं रही है ना? हाँ भाभी। कोई बात नहीं, तू सामने से मत पहचान, तू तो पेंटिंग करती है ना, तू बस अपने दिमाग पर जोर डाल और एक पेपर पर उन दरिंदों के चेहरे का स्केच बना। हम उनके स्केच से ही उन्हें पता लोग से भी खींच निकाल लेंगे। रूही प्राची की बात मानकर उन लोगों का स्केच बनाने लगती है और कुछ दिनों में रूही सभी गुंडों की स्केच तैयार कर लेती है। पापा जी, माँ जी और मेरे अरब पति देव, ये रहे उन जानवरों के चेहरे। और आज ये प्राची आपसे वादा करती है, मैं खुद अपने उन गुंडों को ढूंढकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी। तो फिर क्या प्लान है? प्लान एकदम सिंपल है। हम वापसी उसी टूटे फूटे घर में जाएंगे, वापस वही पुराने फटे कपड़े पहनेंगे और फिर उन गुंडों को ढूंढना शुरू कर देंगे। अब हमारे पास उन सभी गुंडों के स्केच हैं, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनमें से कोई नहीं बचेगा। पूरा परिवार फिर से उस टूटे फूटे घर में जाकर फटे पुराने कपड़े पहनकर रहने लगता है। एक दिन प्राची और रूही बाजार जाती हैं। ओए होए, क्या बात है, भिखारियों की बस्ती में आज दो कैटरीना कैफ कहाँ से आ गई? अरे मैडम, हमसे भी थोड़ी भीख मांग लो, बदले में दिल दे देंगे। रूही ये सब देखकर बहुत डर जाती है। कैटरीना कैफ समझ के चिकनी चमेली समझे थे क्या? पुष्पा की तरफ फायर हूँ मैं, तेरी ऐसी चटनी बनाऊंगी कि शक्ल भी शीशे में दिखने लायक नहीं बचेगी। चल निकल यहाँ से। वो आवारा लड़का विकास डरकर वहां से चला जाता है। देखा रूही, ये दुनिया डरने वालों को डराती है। आज के बाद किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये प्राची भाभी हमेशा तेरे साथ खड़ी है। रूही प्राची को देखकर मुस्कुराती है। उसके बाद प्राची मार्केट में स्केच की मदद से गुंडों को ढूंढने की कोशिश करती है। रात का समय हो जाता है। प्राची और रूही घर से बाहर खड़ी थी। रूही ध्यान से देख, क्या ये वही आदमी है जिसके चेहरे पर वो लंबा कट का निशान था? हाँ भाभी, ये वही है, बिल्कुल वही शक्ल है इसकी। बढ़िया, एक मछली पास आ। अब इस एक के जरिए मैं पूरे मगरमच्छों के तालाब तक पहुंचूंगी। चलो रूही, अब कल सुबह का इंतजार करो। अगली सुबह प्राची ने आज अपना पूरा हुलिया बदल लिया है। वो दिखने में एकदम किसी गुंडे की तरह लग रही थी। वो उस दुकान पर जाती है जहां उसने रात को उस गुंडे को देखा था, जिसे रूही ने पहचान लिया था। ओए, अपने बॉस का पता बता, बहुत बड़ी डील करनी है। तू कौन है बे, और बॉस से क्या काम है? मेरे बारे में जानकारी लेकर क्या करोगे? जानोगे तो डर जाओगे। मेरे पास 50 करोड़ है। अगर तेरे बॉस को पैसों से एलर्जी नहीं है तो चुपचाप मुझे उसके पास ले चल, वरना ये माल किसी और पार्टी को दे दूंगी। मेरा मतलब है दे दूंगा। मुझे बस तेरे बॉस से डील करनी है, धंधे की। अरे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको खुद बॉस के पास ले चलता हूँ। बॉस तो ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है। विजय प्राची को लेकर एक सीक्रेट गोदाम में आता है जहां विजय का बॉस रघु अपने 3-4 गुंडों के साथ बैठा हुआ था। लो, सारे के सारे स्केच वाले मुजरिम एक ही थाली में सच कर बैठे हैं। आज तो इन लोगों की खैर नहीं। तो तू है वो बड़ी पार्टी? हाँ, चल बता क्या चाहिए, सब कुछ मिलेगा मेरे पास। अरे बॉस, इतनी भी क्या जल्दी है? मेरे पास पूरे पैसे हैं, बस मैं अपने पार्टनर को भी यहाँ बुला लूं, वो बाहर ही वेट कर रहा है, फिर हम डील फाइनल करते हैं। प्राची जल्दी से अपने फोन से अपनी करंट लोकेशन ध्रुव को भेज देती है। अरे मुझे तेरा नाटक कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चुपचाप पैसे दिखाओ और डील करो, निकल यहाँ से। अरे बॉस, मैंने कहा था ना मेरे पास पूरे पैसे हैं, बस मेरे पार्टनर को आने दो, फिर डील करते हैं। तभी वहां ध्रुव पुलिस के साथ आ जाता है। तेरा गेम ओवर रघु, अब तू और तेरे साथ ही पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। पुलिस सारे गुंडों को लेकर वहां से चली जाती है। प्राची भी साइड में जाकर अपना गेटअप चेंज कर लेती है। प्राची, थैंक यू। जो काम पुलिस और मेरे करोड़ों की दौलत पिछले 2 सालों में नहीं कर पाई, वो तुमने अपनी स्मार्टनेस और हिम्मत से कुछ ही दिनों में कर दिया। तुम मेरी लाइफ की सबसे बड़ी जैकपॉट हो। प्राची, आज तुम्हारी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। कुछ दिनों बाद प्राची अब पूरी तरह से अरबपति लाइफस्टाइल में ढल चुकी थी। आज पूरी फैमिली पार्टी करने जा रही थी, तभी सब लोग ट्रैफिक में फंस जाते हैं। अरे देख विमला, देख, इसे कहते हैं किस्मत। 10 करोड़ की गाड़ी होगी, पता नहीं अंदर कौन से राजकुमार बैठे होंगे। तभी प्राची कार से उतरती है। हेलो पापा, हेलो मम्मी, कैसे हैं आप लोग? प्राची, तू इस करोड़ों की गाड़ी में क्या कर रही है?
प्राची अपने माता पिता को लेकर अपने आलीशान घर में आती है और उन्हें सब कुछ बताती है। अरे दामाद जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको भिखारी समझा, आपको बहुत बुरा भला कहा। अरे पापा जी कोई बात नहीं है। मम्मी पापा, मैं तो यहाँ एकदम रानी की तरह रहती हूँ, मुझे यहाँ बहुत मजा आता है। पूरा परिवार एक साथ मुस्कुराता है। रूही भी अब एकदम ठीक हो चुकी थी और वो भी सब लोगों के साथ मुस्कुरा रही थी।